नमस्कार साथियों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज इन एकेडमी गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना पिछले संडे को जो टेस्ट लगा था, इसमें जो क्रैश कोर्स में जिन बच्चों ने एडमिशन यहाँ पर जो लिया था उनका जो टेस्ट लगा था, तो देखो उस टेस्ट का अपन यहाँ पर अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर वो दिए गए हैं केमिस्ट्री के। अब देखो केमिस्ट्री जो पढ़ाती है वो मैडम पढ़ाती है और मैडम ने इनको आपको क्लास में आपको करवा दिया सॉल्व। अब अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्वेश्चन के बारे में। तो देखो एग्रीकल्चर क्वेश्चन में अपन के खुद जो मैं पढ़ाता हूँ आपको एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चनों के बारे में आपको चर्चा करेंगे यहाँ पर शुरुआत में। देखो अपने जो क्वेश्चन है वो अपने स्टार्ट है 46 नंबर से। कौन से नंबर से है साथियों? 46 नंबर से। इसमें से सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है एग्रोनॉमिक किस भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? एग्रोनॉमिक किस भाषा का शब्द है। तो देखो एग्रोनॉमी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का साथियों? ग्रीक का। बात करते हैं जैसे अगर जिनके लास्ट में अगर नोमी या फिर लॉजी लग जाए, नोमी या लॉजी लग जाए तो वो सभी किसके होते हैं? ग्रीक के होते हैं। परंतु इसमें एक आध दो अपवाद भी है। इसके बाद में अगर बात करते हैं लैटिन का, तो लैटिन का तुम पता है जिनके लास्ट में कल्चर लग जाए तो जो सभी कौन से होते हैं? कल्चर लग जाए वो सभी लैटिन को होते हैं। जैसे अपन का एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कौन सी का है? लैटिन का। अरबी की बात करते तो अरबी में जैसे मौसम है, मानसून है, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद में बात करते हैं रोमन भाषा का, तो रोमन का जैसे अनाज है, तो ये सब कौन से हैं? रोमन भाषा का शब्द है। इसके बाद में अपन का क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन का 47वां क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह कथन किसने कहा था? देखो कभी कभी क्या होता है, और भी बहुत सारे कथन है, वो कथन पूछ लिए जाते हैं कि भाई कथन है किसने कहा था, किसकी महत्वता के बारे में कहा था। तो देखो ये जो कथन है वो जलवायु की महत्वता के बारे में कहा था, और ये जो कहा था वो कैंड्रू ने कहा था। एक कैंड्रू वैज्ञानिक था, प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। इसने कहा था कि भाई जीवन को जितने भी तत्व नियंत्रित करते हैं उसमें सबसे आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो जलवायु होता, वो क्या होता है? जलवायु। पर बात करते हैं यहाँ पर कोपन की, तो कोपन को जो माना जाता है वो विश्व में जलवायु विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। बात करते हैं रामदास की, तो देखो इसका जो पूरा नाम है वो है एल ए रामदास। एल ए रामदास जो है इसको अपन के भारत में जो मौसम विज्ञान है उसका जनक कहा जाता है। और अगर बात करते हैं विश्व में मौसम विज्ञान का जनक, तो विश्व में मौसम विज्ञान का जो जनक है वो लुक हॉवर्ट है। कौन है साथियों? लुक हॉवर्ट। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन अपन का 48वां जो क्वेश्चन है वो है IAMD। आईएमडी का जो पूरा नाम होता है इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय कृषि मौसम विभाग। तो भारतीय कृषि मौसम विभाग जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब यहां पर क्या पूछा गया है? इसकी स्थापना कब की गई, मतलब इसकी स्थापना पूछी गई है। तो देखो इसकी स्थापना जो की गई थी साथियों वो 1932 में की गई थी। कब की गई थी? 1932 में। बात करते हैं 1875 में, तो 1875 में आईएमडी की स्थापना की गई थी। आईएमडी का मतलब है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो पुणे महाराष्ट्र में की गई थी साथियों। कहां पर की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में। परंतु इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? कोलकाता में। बात करते हैं इसके बाद में जैसे एक आता है अपन का WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, जो कहां पर स्थित है? जो आपका स्थित है जिनेवा में। और जिनेवा कहां पर स्थित है साथियों? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद में अगर अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अपन का है 49वां। ये जो क्वेश्चन है वो है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। अब देखो बात करते हैं यहां पर ओजोन मंडल। पहले तो आपको पता होना चाहिए ओजोन परत जो पाई जाती है वो अपन के धरातल से लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितने किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है? 23 किलोमीटर पर। और देखो सबसे नीचे नीचे जो आता है वो अपन का आता है क्षोभ मंडल। कौन सा आता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 8 से 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 से 18। इसके बाद में 18 से और 50 किलोमीटर तो जो होता है वो होता है अपन का दूसरे नंबर का जो आता है वो आता है अपन का समताप मंडल। तो देखो 18 से कितना? 50। तो ये 23 कहां आ रहा है? इसके मध्य आ रहा है, इसके मध्य आ रहा है, तो मतलब यहां पर ये क्या पाई जाएगी? ओजोन परत पाई जाएगी। मतलब ओजोन परत का जो प्रतीक है वो है O3। मतलब ओजोन परत अब किस में पाई जा रही है? समताप मंडल में पाई जा रही है। इसी कारण से समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका काम तो पता ही होगा आपको ओजोन परत का, कि ओजोन परत होती है वो वायुमंडल जो प्रकाश से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें हैं उनको धरती पर आने से क्या करती है? रोकती है। इसके बाद में अपन का आता है 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश का कौन सा रंग पौधों में सुषुप्त अवस्था को प्रेरित करता है। अब देखो
यहां पर एक तो होता है सुषुप्त अवस्था को प्रेरित करना। प्रेरित मतलब अगर वो रंग है, अगर वो किसी बीज पर अगर पड़ता है तो उससे क्या होता है, वो बीज और सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, मतलब उसका अंकुरण रुक जाता है। अब यहां पर वही पूछा गया है। अब देखो जो नीला जो रंग होता है वो क्या करता है, सुषुप्त अवस्था को प्रेरित करता है। क्या करता है, सुषुप्त अवस्था को प्रेरित। परंतु लाल रंग में तो क्या होता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, साथ साथ में पौधे की सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो इस कारण से लाल रंग तो जो होता है वो पौधे की वृद्धि के लिए और पौधे के अंकुरण के लिए भी क्या होता है, सहायक होता है साथियों। तो यहां पर प्रकाश का कौन सा रंग सुषुप्त अवस्था को प्रेरित करता है, नीला। और पूछ लिया जाए कि सुषुप्त अवस्था को तोड़ता कौन सा है, तो तोड़ेगा कौन सा, लाल, क्योंकि लाल क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। लाल क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपन का 51 का, निम्न में से दिवस निष्पावी पौधा नहीं है। ध्यान रखना क्या पूछा गया, नहीं। आपको पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में कभी कभी नहीं लिखा होता परंतु अपन उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो देखो यहां पर लिखा नहीं है। अब देखो पहले अगर बात करते हैं अपन कपास, पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि दिवस निष्प्रभावी पौधे होते क्या है। दिवस निष्प्रभावी आपको पता होगा कि जो प्रकाश प्रदीप्त कालता है, प्रकाश प्रदीप्त कालता, उसके आधार पर जो पौधे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक तो होते हैं अपन के एचडीपी शॉर्ट डे प्लांट, एक होते हैं अपन के एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, एक होते हैं आईडीपी जिसको अपन मध्यमवर्ती दिवस पौधे भी बोलते हैं, और एक होते हैं डीएनपी जिसको अपन डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब होता है दिवस निष्प्रभावी पौधे। मतलब दिवस निष्प्रभावी पौधे वे होते हैं जिनके पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहलाते हैं डीएनपी पौधे। अब वही पूछा गया, मतलब ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनका प्रकाश की अवधि का जो प्रभाव है वो पुष्पन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो देखो कपास जो है इस पर भी बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब ये तो क्या है, दिवस निष्प्रभावी पौधा है। परंतु यहां पर क्या पूछा गया है, नहीं है। इसके बाद तंबाकू को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तंबाकू भी क्या है, यहां पर डीएनपी है। इसके बाद में बात करते हैं राजमा पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। राजमा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सूरजमुखी में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस कारण से देखो कपास, तंबाकू, सूरजमुखी ये तो कौन से हो गए, दिवस निष्प्रभावी पौधे। परंतु यहां पर पूछा गया नहीं है, तो नहीं है वो कौन सा है, राजमा। कौन सा है, राजमा। आपको पता होगा साथियों राजमा एक दलहनी फसल है, और ऐसी दलहनी और फसल है ये क्या ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मतलब बिल्कुल ही नहीं करती है। मतलब दलहनी फसलों में एकमात्र ऐसी फसल जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है वो राजमा है। कौन सी है साथियों, राजमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपन का, रबी की फसलों के लिए इष्टतम तापमान होता है। रबी की फसलों के लिए देखो कोई भी जो फसल है, एक तो आती है अपन की खरीफ की फसल, एक आती है अपन की रबी की फसल। तो देखो खरीफ की फसल इन तीनों के लिए अपना मतलब वृद्धि के लिए 3 प्रकार के तापमान मैंने आपको बताए थे। एक तो होता है न्यूनतम तापमान, एक होता है अधिकतम तापमान, और एक होता है अधिकतम, एक होता है इष्टतम तापमान। देखो न्यूनतम तापमान वह तापमान होता है जिसमें बीजों का क्या हो रहा हो, अंकुरण हो रहा हो। बीजों को क्या हो रहा हो, अंकुरण। अधिकतम वह है जिस पर फसल परिपक्व हो रही है। क्या हो रही है, परिपक्व। और इन दोनों के बीच का एक तापमान होता है जिस पर सर्वाधिक क्या होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है। तो जिस पर सर्वाधिक वानस्पतिक वृद्धि होती है वो उनका इष्टतम तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, इष्टतम तापमान। तो बात करते हैं रबी की फसलों का। तो देखो रबी की फसलों का मैंने आपको बताया था, रबी की फसलों का जो इष्टतम तापमान होता है वो होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है साथियों, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में बात करते हैं अपन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसका रबी की फसलों का ये न्यूनतम और अधिकतम तापमान होता है। तो न्यूनतम पूछ ले जाए या फिर अधिकतम पूछ ले जाए तो वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। परंतु अगर पूछ ले जाए इष्टतम तो इष्टतम आपका आता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं अगर 30 से 35, तो 30 से 35 ये डिग्री सेल्सियस जो है वो खरीफ की फसलों का न्यूनतम तापमान है। कौन सी फसलों का, खरीफ की फसलों का। अपने 52 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 53वां। देखो 53वां क्वेश्चन पूछा गया है सापेक्ष आर्द्रता। क्या पूछा गया है, सापेक्ष। तो सापेक्ष आर्द्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। देखो आर्द्रता अपन ने पढ़ी थी वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है निरपेक्ष आर्द्रता और एक होती है सापेक्ष। सापेक्ष को और अपन आपेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं। अब देखो कभी कभी तो ये पूछ लिया जाता है, इनकी इकाई पूछ लिया जाता है कि भाई सापेक्ष आर्द्रता की इकाई क्या है। तो सापेक्ष आर्द्रता की इकाई क्या है, प्रतिशत है। क्या है, प्रतिशत। परंतु यहां पर इसने पूछा है यंत्र कि भाई किसके द्वारा इसका मापन किया जाता है। देखो पहला अपन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन में जो दे रखा है वो है पाइरेनोमीटर। क्या है, पाइरेनो। परंतु पाइरेनोमीटर जो है वो तो जो अपन के जैसे सौर विकिरण किसको मापने के काम आता है, सौर विकिरण को मापने के काम में आता है। इसके बाद में बात करते हैं ड्रोसोमीटर। तो ड्रोसोमीटर जो है वो ओस को मापने में काम आता है।
जो अभी पिछली जेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद में अगला है अपन का एनीमोमीटर। देखो एनीमोमीटर है वो वायु की गति को मापने के लिए, किसकी गति को, वायु की गति। तो इसको वायु की गति भी कहते हैं, इसको वायु का वेग भी कहते हैं। अगर बात आती है वायु की दिशा, तो वायु की दिशा अलग है, वायु की दिशा मापने के लिए विंड वैन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है साइक्रोमीटर। तो देखो साइक्रोमीटर का जो प्रयोग है वो अपन सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। और बात करते हैं अपन वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए, तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए अपन हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों, हाइग्रोमीटर का। परंतु अगर यहां पर सापेक्ष आर्द्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, यहां पर अगर ऑप्शन में साइक्रोमीटर नहीं होता और ऑप्शन में कहीं हाइग्रोमीटर होता तो इसका राइट आंसर क्या होता, हाइग्रोमीटर। क्यों, क्योंकि कभी कभी जो उत्तर है अपन का जो आंसर होता है वो ऑप्शन पर भी निर्भर करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन। 54वें क्वेश्चन में पूछा गया है मध्यम दिवस मौसम पूर्वानुमान कितनी अवधि का होता है। देखो मौसम पूर्वानुमान जो होता है, पहली बात तो मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा चार्ट बनाया जाता है, साइनोप्टिक चार्ट बनाया जाता है। मौसम पूर्वानुमान होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है लघु अवधि, एक होता है मध्यम अवधि और इसके बाद में आता है दीर्घ अवधि। तो देखो एक तो होता है लघु अवधि। लघु अवधि का जो मौसम पूर्वानुमान होता है वो 1 से 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 1 से 3 दिन का। इसके बाद में अपन बात करते हैं मध्यम दिवस मौसम पूर्वानुमान की, तो मध्यम दिवस मौसम पूर्वानुमान है वो 3 से 10 दिन का होता है। और फिर इसके बाद में दीर्घ दिवस मौसम पूर्वानुमान वो होता है 10 दिन से अधिक का। देखो अधिकांश क्वेश्चनों में ज्यादातर आपने देखा होगा, पिछले भी क्वेश्चन है ना, उसमें यही पूछा जाता है कि मध्यम दिवस मौसम पूर्वानुमान कितनी अवधि का। मध्यम ही क्यों पूछा जाता है, मध्यम इसलिए पूछा जाता है साथियों क्योंकि ये मध्यम जो दिवस मौसम पूर्वानुमान है जो अपन के एग्रीकल्चर के संस्थान IAMD इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा ये निकाला जाता है, इस कारण से ये पूछा जाता है। इसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन है न्यूनतम तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है। देखो तापमापी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अधिकतम तापमापी जिससे अपन को दिन का अधिकतम तापमान का पता चलता है, एक तो होती है न्यूनतम तापमापी जिनसे अपन को दिन का न्यूनतम तापमान, दिन का जो न्यूनतम तापमान है वो अपन सुबह 4 बजे मापते हैं। अगर बात करते हैं अपन अधिकतम तापमापी की, तो अधिकतम तापमापी में जो तापमान दिन का अधिकतम तापमान वो अपन दोपहर 2 बजे मापते हैं। कितने बजे मापते हैं साथियों, दोपहर 2 बजे। अब देखो न्यूनतम तापमापी में क्या हो रहा होता है, न्यूनतम में मैंने आपको पहले बता दिया कि दारू पीने से आदमी क्या हो जाता है, टिल्ली हो जाता है ना, मतलब न्यूनतम हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूनतम। तो दारू मतलब एल्कोहल, क्या, एल्कोहल। तो न्यूनतम तापमापी में जो भरा होता है वो क्या भरा होता है, एल्कोहल भरा होता है। एक तुम पता है मरकरी जिसको अपन क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा। अब ये जो पारा भरा जाता है वो अधिकतम तापमापी में भरा जाता है। कभी कभी बोलते भी है कि ज्यादा पारा चढ़ रहा दिखे, मतलब ज्यादा ही हाई वोल्टेज, मतलब अधिकतम, क्या, अधिकतम। तो इस कारण से अधिकतम तापमापी में जो भरा जाता है वो क्या भरा जाता है साथियों, पारा भरा जाता है। और न्यूनतम तापमापी में जो भरा जाता है वो एल्कोहल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, एल्कोहल। अब मेरे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब देखो अब जो क्वेश्चन है इसके बाद में वो अपन यहाँ के अपन के भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं अपन के विक्रम सर है ना, उनके क्वेश्चन यहाँ पर जो अपन के यहाँ पर सोल साइंस पढ़ाते हैं, तो उनके क्वेश्चनों को और मैं सर को भी बुलाऊंगा। सर आपको ये सर आपको सॉल्व करवाएंगे। अब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे वो लो सर। नमस्कार दोस्तों, पवन जी ने आपको सस्य विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न थे अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करवा दिए हैं। दोस्तों मैं आपको जो कृषि रसायन और मृदा विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न है आपको मैंने जो पोषक तत्व वाला जो चैप्टर था उसके बारे में पढ़ाया था, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसके बारे में एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अपना जो सबसे पहला जो नंबर का प्रश्न है वो है दोस्तों कि फूल गोभी में होलो स्टेम। दोस्तों फूल गोभी में एक रोग होता है और उस रोग का नाम है होलो स्टेम। कि फूल गोभी में होलो स्टेम का कारण क्या है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से, नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से, फास्फोरस की कमी की वजह से और फास्फोरस की अधिकता की वजह से। तो दोस्तों ध्यान रखना कि फूल गोभी में अगर नाइट्रोजन की कमी की वजह से अगर कोई रोग होता है तो उसे बोला जाता है बटनिंग। कौन सा रोग दोस्तों, बटनिंग, जिसे बौनापन रोग। लेकिन यहां पर दोस्तों आपसे पूछा गया है होलो स्टेम। तो ध्यान रखना दोस्तों नाइट्रोजन या नत्रजन जो है अगर पौधों में उसकी अधिकता हो जाती है तो वहां पर होलो स्टेम नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना फूल गोभी में होलो स्टेम जो रोग है उसका कारण होता है नाइट्रोजन की अधिकता। तो दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है 22वें नंबर का क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है।
दोस्तों ध्यान रखना कि नाइट्रोजन जो है आपका मुख्य पोषक तत्व है और इसके कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कमी के लक्षण क्या है, अधिकता के लक्षण क्या है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन या नत्रजन की कमी का लक्षण क्या है। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि पुरानी पत्तियों का पीलापन। दोस्तों ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण ध्यान रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इन सभी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पहली बात तो आपको यह याद रखना है कि हमेशा और हमेशा पुरानी या निचली पत्तियों पर दिखाई देंगे। तो यहां पर पहला ऑप्शन है कि पुरानी पत्तियों का पीलापन, बिल्कुल सही है। अगर नाइट्रोजन की पौधों में कमी हो जाएगी तो वहां पर पुरानी पत्तियों का रंग कैसा हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों दिया गया है कि पौधों का बौना रह जाना। कैसा हो जाना दोस्तों, बौना रह जाना, मतलब पौधों की वानस्पतिक वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है और पौधा कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है। यह भी आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद में दोस्तों आपका अगला ऑप्शन है कि कल्ले फुटान में कमी। दोस्तों कल्ले फुटान को इंग्लिश में बोला जाता है टिलर। क्या बोला जाता है, टिलर। टिलरिंग स्टेज भी आपने पढ़ा होगा कि गेहूं में टिलरिंग स्टेज भी आती है, तो कल्ले फुटान में भी क्या आती है, कमी। दोस्तों तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपके सही है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। तीनों के तीनों लक्षण, नाइट्रोजन की अगर पौधों में कमी हो जाएगी, तीनों के तीनों लक्षण दिखाएगा, तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये आपका दोस्तों सही आंसर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 23वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्न में से एमिनोफिलिक पादप नहीं है। तो इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एमिनोफिलिक पादप होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, NO3- के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो आरंभिक अवस्था में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण नहीं कर किसके रूप में करते हैं, NH4+ या अमोनियम आयन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ऐसे पादप जो नाइट्रोजन को NH4+ या अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें बोला जाता है एमिनोफिलिक पादप। तो ध्यान रखना दोस्तों, गन्ना नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में, आलू अमोनियम आयन के रूप में, चावल भी अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करता है। और यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है गेहूं, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। यहां पर तो अमीनोफिलिक पादप कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका गेहूं जो है आपका अमीनोफिलिक पादप नहीं है। बाकी तीनों के तीनों आपके कौन से पादप है, एमिनोफिलिक पादप है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को मतलब पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको जिक्र किया था कि नाइट्रोजन को पौधे, ज्यादातर पौधे किसके रूप में ग्रहण करते हैं, NO3- जिसको नाइट्रेट बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों कुछ जो पौधे हैं नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में भी ग्रहण करते हैं। दोस्तों ये दो ऑप्शन तो है ही। उसके बाद में दिया गया है CONH2 जिसको एमाइड बोला जाता है। एमाइड के रूप में कोई भी पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करता है। और यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है कि A और B दोनों या फिर A और C दोनों, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, जो डी वाला आपका ऑप्शन है A और B मतलब दोनों, तो ध्यान रखना दोस्तों, नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में और अमोनियम आयन दोनों के रूप में ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका सही आंसर होगा डी, A व B दोनों। उसके बाद में दोस्तों आपका 25वें नंबर का क्वेश्चन है। कई बार ये जो है आपके वाइलॉजी में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कहां से प्राप्त होती है, मतलब ऑक्सीजन का स्रोत कहां से होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो काम आने वाली जो ऑक्सीजन है वो ध्यान रखना दोस्तों कहां से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों आपका 25वें नंबर का प्रश्न है, वो है दोस्तों कि फास्फोरस की पौधों में गतिशीलता होती है। दोस्तों गतिशीलता के आधार पर मैंने बताया था कि पोषक तत्व जो 4 प्रकार के होते हैं, अत्यधिक गतिशील, अल्प गतिशील, मध्यम गतिशील और अगतिशील। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो NPK, MgMO ये सभी पोषक तत्व की पौधों में गतिशीलता होती है अत्यधिक गतिशील। कैसे होती है दोस्तों, अत्यधिक गतिशील। तो यहां पर आपसे फास्फोरस में पूछा है, यहां पर P ऑप्शन में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, फास्फोरस की पौधों में गतिशीलता कैसी होती है, अत्यधिक गतिशील। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके अगर आपसे यह पूछा जाए कि फास्फोरस की मृदा में गतिशीलता होती है, मतलब फास्फोरस मृदा में कैसा होता है, तो ध्यान रखना पौधों में तो अत्यधिक गतिशील है, लेकिन मृदा में दोस्तों ध्यान रखना अगतिशील है। कैसा है दोस्तों, अगतिशील। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना जितने भी फॉस्फेटिक उर्वरक है
उनको मृदा में अंदर डाला जाता है, एक निश्चित गहराई पर डाला जाता है, ऊपर ही यूरिया की तरह उसको छिड़क कर नहीं डाला जाता है। उसके बाद में दोस्तों 27वें नंबर का अपना प्रश्न है कि जिंक की कमी के लक्षण पौधों की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। दोस्तों इस जो कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं, कहां नहीं दिखाई देते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक साफ सुथरा और एक अच्छा डायग्राम बनाया था और उसको मैंने आपको बताया था कि इसको बिल्कुल दिमाग में आपको सेट कर लेना है। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है वो है जिंक, जिसको हिंदी में बोला जाता है जस्ता। क्या बोला जाता है दोस्तों? जस्ता। और यहां पर क्वेश्चन है कि जिंक की कमी के लक्षण पौधों की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। दोस्तों मैंने याद रखने के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि पौधों में केवल और केवल यहां पर मैं कितनी पत्ती बनाऊंगा? 2 पत्ती बनाऊंगा। एक तो निचली पत्ती, उसको अपन पुरानी पत्ती अपन बोलेंगे। एक दोस्तों मैंने आपको बताई थी ऊपरी पत्ती, जिसको अपन नई पत्ती बोलेंगे। उसके बाद में दोस्तों ऊपर ही ऊपर मैंने बताई थी कलिका। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एनपीके एमजीएमओ उनके कमी के लक्षण पौधों की निचली या पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैंने एक अपवाद बताया था जिंक, और उसके बारे में मैंने बताया था कि जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण ऊपरी या फिर जिसको नई बोलेंगे वो और निचली या पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो यहां पर ऑप्शनों की तरफ चलते हैं कि नई पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर, कलिकाओं पर या नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर। दोस्तों ध्यान रखना जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं। दोस्तों अपने 27 जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन 28वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और दोस्तों वो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। दोस्तों यहां पर लगा हुआ है कि नहीं है। दोस्तों मैंने सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी कि फिर, कल, मने, जन, वी, कु, नी और मो। यहां पर एक एक करके जैसे अपन बात करें Fe, Cl, Mn, Zn, B, Cu, Ni और Mo, ये सभी के सभी कैसे हैं दोस्तों? सूक्ष्म पोषक तत्व है। और यहां पर अपन बात करें कि जो कोबाल्ट है, दोस्तों ध्यान रखना इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो बताई थी कोबसीना। तो यहां पर दोस्तों सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है कि जो कोबाल्ट है वो कैसा पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सही हो जाता है कि जो कोबाल्ट है वो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होकर कैसा पोषक तत्व है दोस्तों? लाभदायक पोषक तत्व है। बाकी देखो दोस्तों मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व है, लोहा जिसको आयरन बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, मोलिब्डेनम भी आपका कैसा पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। उसके बाद में दोस्तों 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? दोस्तों ध्यान रखना जो पोषक तत्वों का वर्गीकरण है इसमें से कई बार आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है। दोस्तों ध्यान रखना आपको मैंने बताए थे जो पोषक तत्वों का वर्गीकरण, सबसे पहले अपन ने प्राथमिक पोषक तत्व और प्राथमिक पोषक तत्व को क्या भी बोला था? मुख्य पोषक तत्व। और दूसरा था द्वितीय पोषक तत्व और उसको अपन ने बोला था गौण पोषक तत्व। यहां पर प्राथमिक में एन, पी और के और द्वितीय में आपको बताया था कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो दोस्तों ध्यान रखना प्राथमिक पोषक तत्व यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा? फास्फोरस। तो आपका सही आंसर है दोस्तों फास्फोरस, जो आपका कौन सा पोषक तत्व है? प्राथमिक पोषक तत्व है। उसके बाद में अगर दोस्तों कार्बन की बात करते हैं तो ये आपका संरचनात्मक पोषक तत्व है, मोलिब्डेनम आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है और कैल्शियम आपका द्वितीय या गौण पोषक तत्व। उसके बाद में दोस्तों 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 30वां क्वेश्चन है कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, कहां पर स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना करनाल, जो कि आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, वहां पर केंद्रीय मृदा जो लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अगर भोपाल की बात करते हैं तो भारतीय मृदा विज्ञान का जो संस्थान है वो कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ऐसे ही दोस्तों अपन बात करें नागपुर की तो NVSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, वो दोस्तों कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन बात करें नई दिल्ली की तो वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, सॉरी ये तो आपका भोपाल में स्थित है, यहां पर इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ISSS इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस आपका कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। उसके बाद में दोस्तों 31 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वो है दोस्तों सोलम कौन सी भाषा का शब्द है?
तो दोस्तों ये जब शुरुआत में ही अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां पर अपन ने मृदा पढ़ी थी, और मृदा की जब शुरुआत करी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है, सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। तो ध्यान रखना दोस्तों, सोलम कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, पौधों के लिए लाभदायक पोषक तत्व होते हैं, मतलब पौधों के लिए लाभदायक पोषक तत्व उनकी संख्या कितनी होती है। लाभदायक पोषक तत्वों की एक ट्रिक बताई थी, कोबसीना, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। तो पोषक तत्व कितने हैं लाभदायक, तो ध्यान रखना दोस्तों आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है, 4 आपके कैसे पोषक तत्व है, लाभदायक पोषक तत्व। अगर दोस्तों आवश्यक पोषक तत्वों की बात करते हैं तो कितने हैं, 17। और दोस्तों जो क्रियात्मक पोषक तत्व है उनकी संख्या होती है 21। कितनी होती है दोस्तों, 21 होती है। मतलब 17 तो आपके आवश्यक और 4 जो लाभदायक है, उन सभी को मिला के क्या बोला जाता है, क्रियात्मक पोषक तत्व। उसके बाद में दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आपके जो आईसीआर या फिर आपका सीयूईटी का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक एक करके सुमेलित करना है, मतलब कौन सा सही उसका आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय मृदा विज्ञान है, उसके जो जनक है वो है दोस्तों कौन, लीथर। कौन है दोस्तों, लीथर। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पेडोलॉजी। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेडोलॉजी के जो जनक है वो माना जाता है डोकुचेव को। किसको माना जाता है दोस्तों, डोकुचेव को माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अनिवार्यता की कसौटी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, आर्नोन एवं स्टाउट ने दिया था। और कब दिया था दोस्तों, 1939 में दिया था। उसके बाद में दोस्तों मृदा जांच जो सॉइल टेस्टिंग है उसके जनक कौन है, एमएल ट्रंग। तो दोस्तों यहां पर अपन देखते हैं कि 4 2 1 3 ये सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है वो है असंगत को छांटना है, मतलब इनमें से जिसके सामने गलत लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है दोस्तों, छांटना है। टाइपिंग मिसप्रिंट की वजह से यहां पर 5 सितंबर लिख दिया था, लेकिन दोस्तों यहां पर आएगा 5 दिसंबर। तो दोस्तों आपको देखना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है मृदा वर्ष, मतलब किस वर्ष को मृदा वर्ष के नाम से घोषित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना 2015 जो साल था उसको अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से क्या किया गया था, घोषित किया गया था। बिल्कुल इसका सही है, लेकिन आपको क्या छांटना है दोस्तों, गलत को छांटना। उसके बाद में दोस्तों कि मृदा दिवस, मतलब जो मृदा दिवस है सॉइल डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मृदा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही जो करंट एग्रीकल्चर है उसका क्वेश्चन है कि मिलेट वर्ष, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना 2023, अभी जो प्रेजेंट में चल रही है 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। उसके बाद में दोस्तों है आपका जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड जो योजना है ये कब लागू हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी, लेकिन यहां पर दिया गया है क्या 2018। तो असंगत आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है वो है दोस्तों निम्न में से कौन सा अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व है। दोस्तों माइक्रो पोषक तत्व तो आपको मैंने बता ही दिया था, उसकी ट्रिक बता दी थी, वो सभी कैसे हैं, माइक्रो पोषक तत्व है। उसके बाद में दोस्तों इसके आगे लगा हुआ है अल्ट्रा, जिसको अपन बोल सकते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व। कैसा दोस्तों, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी जरूरत पौधों को 1 ppm से क्या पड़ती है, कम पड़ती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व में से भी एक ऐसा पोषक तत्व है कौन सा, मोलिब्डेनम, जो कि क्या आता है आपका अति सूक्ष्म या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है, क्योंकि इनकी जरूरत पौधों को 1 ppb पार्ट्स पर बिलियन से भी इसकी क्या पड़ती है, कम जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर है वो है दोस्तों मोलिब्डेनम। उसके बाद में दोस्तों आपको जो अपने वाले जो प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने पशुपालन से संबंधित जितने भी प्रश्न है उनको सॉल्व कराएं। नमस्कार दोस्तों, अभी आपको विक्रम जी सर ने कृषि रसायन के जितने भी जो क्वेश्चन थे अच्छे से आपको समझाया और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं आपके जो पशुपालन के जितने भी जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों पहला जो प्रश्न है आपका 36वां प्रश्न संख्या, देखिए 36वां क्या है कि पशु जनगणना
कितने वर्ष में की जाती है। प्रश्न है आपका कि पशु जनगणना का कार्य प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 1 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है वो है 7 वर्ष। तो हमेशा याद रखना जो पशु जनगणना का जो कार्य किया जाता है वो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कितने वर्ष में किया जाता है? 5 वर्ष में। और पशु जनगणना का जो कार्य किया जाता है वो राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। कौन सा विभाग भाई? राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यालय कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है भाई? अजमेर में। तो याद रखना कि पशु जनगणना